आइडिया दे देता हूँ। सर सेक्शन एक मिनट हम लोग को भी बोलेगा नहीं रे, बता मैं दीजिए। बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, अब चुप रहे तुम। एक मिनट। आ मोस्ट प्रोबेबली जैसा कि तुमने न्यूज दिया है उसके अकॉर्डिंग एक हफ्ते के अंदर, अगले मंडे को शायद खुल जाए। तुम्हें क्या करना है, ग्रुप में प्रॉपर इंफॉर्मेशन आएगा, तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि तुम्हारी क्लासेस कब से खुलेगी। ठीक है, और जब क्लासेस खुलेगी कब से ज्वाइन करना है पूरा इंफॉर्मेशन आएगा। साथ में क्या क्या लाना है, ड्रेस लाना है, क्या लाना है ना, सारा इंफॉर्मेशन ग्रुप में शेयर किया जाएगा। जैसे रिपीटर के बच्चे के साथ हुआ, सारा इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, रही बात बॉटनी साइड से, बॉटनी की, तो बॉटनी में आप चलो, बायोलॉजी में पूरा बोल रहा हूं, केवल अपने साथ एनसीईआरटी बुक लेकर के आइएगा, अपने साथ केवल एनसीईआरटी बुक लेकर के आइएगा क्लास 11th की। उसके अलावा थ्योरी का कोई बुक नहीं। और अगर आपने अभी तक डॉक्टरी ले लिया है, डॉक्टरी ले लिया है तो लेते आइएगा, नहीं तो यहां से खरीद लीजिएगा। तो एक एनसीईआरटी बुक अपने साथ लाइएगा, डॉक्टर अली का बुक लाइएगा, और दो बच्चा नोट बुक लेते आइएगा, रजिस्टर लेते आइएगा। दो इनफ है, दो में तो पूरा साल चल जाएगा, दो में पूरा साल चल जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। दो नोट बुक लेते आइएगा, जो आप बना भी रहे हो वही लेते आना है, अलग से नया नहीं खरीदना है। दो नोटबुक जो आप अभी चला रहे हो बस वही लेकर के आना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। जिन्होंने एलएन का मटेरियल शायद ले लिया हो या फिंगर टिप्स ले लिया हो, साथ में लेते आइएगा। ठीक है, आपके सीनियर ने यही बोला है आपको गाइड करने के लिए। यदि मेरी बात हो रही है, एक दिन बात कराऊंगा तुम लोगों से ऑनलाइन ही। उन्होंने बोला है कि सर, मैंने उनको बोला है कि लगभग तुम्हारे सीनियर में लगभग बहुत सारे बच्चे थे, 50 बच्चे तो तुम्हारे क्लास 12th के थे। उनसे मैंने बोला है कि वो अपने नोट्स यहाँ शेयर कर दे, मतलब यहाँ की लाइब्रेरी में जमा कर दे, उसे तुम्हें बेनिफिट हो जाएगा। फिंगर टिप्स उनके पास होगा, डॉक्टर अली की बुक होगी, ठीक है, एलेन का बुकलेट होगा, वो यहाँ दे दे, उसे आप लोगों को फायदा हो जाएगा। फिर भी आप अपना रखो, बेटर रहेगा, अपना ले लीजिए वो बेटर रहेगा ना। ये हमेशा आपके लिए होगी। एनसीईआरटी सबके पास अपना होना चाहिए, डॉक्टर अली सबका अपना होना चाहिए, और नोटबुक होना चाहिए। एलेन का अगर मटेरियल आपके पास पॉसिबल है तो ले लीजिएगा। ठीक है, ये तुम्हारे सीनियर ने ऐसे ही बोला है गाइड करने के लिए, मैंने यही बता दिया। सेकेंड चीज, शायद आप क्लास 11 के 3 सेक्शन है, क्लास 11 के 3 सेक्शन है, ए बी एंड सी, तीनों सेक्शन में, तीनों सेक्शन को एक साथ क्लास चलेगा ना। जो फाउंडेशन होगा, शायद तुम लोगों ने कुछ लोग आए भी होगे, हो जाए, तो वहां पास आपका एक साथ तीनों क्लास चलेगा, और सभी को एक ही हॉस्टल मिलेगा। एसबीआई हॉस्टल नाम का है, वहां पर सारा हॉस्टल सफाई वफाई हो गया, सब कुछ हो गया है। सारे 11th के बच्चे एक ही जगह रहेंगे, वहां कोई रिपीटर नहीं रहेगा, वहां 12th के कोई बच्चे नहीं होंगे, कोई रैंकिंग वैंकिंग नहीं है रे भाई। ठीक है, केवल वहां 11th के बच्चे ही रहेंगे, सेक्शन ए बी और सी। ठीक है, बाकी वहां पर रूम कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सब बता दिया जाएगा, तो उसका टेंशन नहीं है कि एक रूम में कितना रहेगा। ठीक है, वहां पर कोई बड़ा सा प्ले ग्राउंड भी है, तो टेंशन नहीं लेना है। लेकिन तुम्हें खेलने के लिए किया जाएगा नहीं, वो नहीं मुझे मालूम। संडे को छुट्टी मिलेगा, वहां बड़ा सा एक क्रिकेट ग्राउंड है, टेंशन नहीं लेना है, अच्छा हॉस्टल है। और जहां तुम्हारी क्लास चलेगी उससे बच्चा मुश्किल से 100 मीटर होगा, मुश्किल से 100 मीटर हॉस्टल होगा, यानी 1 से 2 मिनट टाइम लगेगा, 1 से 2 मिनट टाइम लगेगा। इस बार 11th को पूरी तरह से सेपरेट कर दिया गया ना। मेन कैंपस में तुम्हारी कोई क्लास नहीं हो, मेन कैंपस में शायद तुम्हारी कोई क्लास नहीं होनी है, तुम लोग मेन कैंपस से अलग रहो। मेन कैंपस में 12th वाले और रिपीटर के बच्चे होंगे, तुम लोग मेन कैंपस से थोड़ा सा पहले ही रहोगे। ठीक है, जिसका AMRS करके कुछ नाम होगा, तुम लोग वहीं रहोगे, वहीं क्लासेस होगी। ठीक है, तो सारा इंफॉर्मेशन आज मेरे में से मैंने, जो हेड है कादिर सर, सारा चीज देख रहे, मैंने उनको इन्फॉर्मेशन व्हाट्सअप कर दिया है, और उन लोगों ने भी देख ही लिया है, सबको पता है, चल गया कि 11th की क्लास अब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे जहां तक लग रहा है मंडे, मंडे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जानी चाहिए, आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, टाइम दिया जाएगा भाई कि आप पहले आ जाइए,
ठीक है, सैटरडे संडे को थोड़ी छुट्टी हो जाएगी, मंडे से आप ज्वाइन कर लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली यही होने वाला है। बाकी बच्चा ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर वे में दे दिया जाएगा, ग्रुप में प्रॉपर हर इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा, क्या लेकर के आना है क्या लेकर के नहीं आना है, सारा इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, बाकी छोटा मोटा सामान यहाँ मिल जाएगा, विशाल है तुम्हारे हॉस्टल से 2 मिनट की दूरी पे ना, वहां पर सारा सामान उमान तुम्हारे हॉस्टल हॉस्टल का सारा मिल जाएगा, मुश्किल से 2 मिनट की दूरी पे ही है, आसपास में 4-5 मस्जिद भी है, तो टेंशन नहीं। ठीक है, वो बेस्ट हॉस्टल है, सबसे बेस्ट हॉस्टल तुम्हें मिल रहा है। हाँ, 11th को सबसे बेस्ट हॉस्टल दिया जा रहा है। ठीक है, पिछले बार उसमें रिपीटर रहते थे, इस बार 11th के बच्चे वहां रहेंगे, तो चलो तुम्हारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया भाई। ठीक है, यूनिफॉर्म मिल जाएगा, टेंशन मत लो, यूनिफॉर्म बताया जाएगा, आज ग्रुप में आ जाएगा सर। मंडे यानी 27 सितंबर, मोस्ट प्रोबेबली 27 सितंबर, हो सकता है 1 अक्टूबर भी बोले, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मंडे हो सकता है, आज ग्रुप में इंफॉर्मेशन आ जाएगा। अब कॉलेज लोकेशन, कॉलेज से तुम्हें ज्यादा मतलब नहीं है, मेन है कि तुम्हारी पढ़ाई कहाँ होगी, वो इंपॉर्टेंट है। वो हॉस्टल और तुम्हारी कोचिंग क्लास ना, दोनों के बीच में 100 मीटर की दूरी है, यानी कि 2 मिनट का रनिंग, 2 मिनट में पहुंच सकते हो। ठीक है, वहां पास मस्जिद भी है 2 मिनट पे, विशाल भी है 2 मिनट पे, मार्केट भी 2 मिनट पे, सबसे बेस्ट है वही। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग कर लीजिएगा, कुछ भी लेकर के नहीं आना है, बायो के साइड से एनसीईआरटी बुक, डॉक्टर अली का ये और नोट्स लेकर के आइएगा, हो सके तो आप लोग अपना इंडिविजुअल एलिन का मटेरियल भी ले लीजिएगा, क्योंकि तुम्हारे सीनियर्स ने भी ऐसा ही किया था। ठीक है, आकाश का मॉड्यूल ठीक है, कोई नहीं, कोई मॉड्यूल बेटा, कोई टीचर दुनिया का खराब नहीं है, कोई बुक खराब नहीं है, कोई मॉड्यूल खराब नहीं, कोई दुनिया का टीचर खराब नहीं है, कोई मॉड्यूल खराब नहीं, कोई बुक खराब नहीं है, सब बुक अच्छे। ठीक है, पियर्सन भी अच्छा है, सब अच्छे, मैंने कभी किसी को बोला ये नहीं है कि खराब है, नहीं, सब अच्छा है, सबसे कुछ नया चीज सीखने को मिला। बोलो, डॉक्टर ली से क्वेश्चन बनाया, उसमें से भी कुछ नया सीखा, पियर्सन बनाया, उससे भी नया चीज सीखा। ठीक है, एलेन का मटेरियल बनाया, उससे भी नया चीज सीखा, सबसे कुछ नया चीज सीखने को मौका मिलता है, लेकिन हमारे पास टाइम कम होता है, टाइम कम होता है तो हम 1 या 2 ही बुक बना पाते हैं। चलिए ठीक है, एलेन का मॉड्यूल ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, कुछ बच्चों ने लिया है, बता देना ग्रुप में, लिंक शेयर कर देना। तो डॉक्टर ली कहाँ से आराम से सबसे कम पैसे में सस्ते में मिल रहा है, उसका लिंक मुझे दे देना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। एलेन का मटेरियल कहाँ से तुम लोगों ने लिया, किसी ने लिया है तो कहाँ से लिया है वो मुझे बता देना। चलिए ठीक है, तो इतना आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ाई कर ले, पढ़ने का मूड है कि नींद आ रही है, बोलो। ठीक है, मुझे लिंक बता देना, मुझे लिंक बता देना जहां पर से तुमने डॉक्टर अली का बुक लिया है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, सभी बच्चे वहां से ले लेंगे। ठीक है, मैंने परचेज तो नहीं किया, लाइब्रेरी के चक्कर में अपना बुक अपना रखो यार, कपड़ा किसी और का ले लो, ठीक है, कपड़ा ले लो, कुछ और ले लो ना, दूसरे का ले लो, बेटा बुक अपना रहना चाहिए। ठीक है, बुक अपना रखो, बाकी चीज तुम किसी का यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नींद आ रही है कोई नहीं, और बाकी चीज तुम्हारी क्लासेस कैसे चलेगी वो तुमने अभी देखा, तुम्हारी 3 क्लासेस होगी, फर्स्ट क्लास होगी 8:30 to 10:30, फर्स्ट क्लास होगी 8:30 to 10:30, हाँ 2 घंटे की, 2 घंटे में आपको टीचर कितने देर पढ़ाएगा, 1.5 आवर, 1.5 घंटे आपको टीचर क्लास में पढ़ाएगा, प्लस आधा घंटा जो मिलेगा 30 मिनट्स मिलेगा, वो डाउट सेशन के लिए, आप टीचर से डाउट कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से ये फर्स्ट सेशन हो गया, इसी तरह से आपका सेकंड होगा 10:30 to 12:30, 10:30 से 12:30 बजे तक ना, इसमें भी 2 घंटे में 1.5 आवर, 1.5 घंटे की क्लास होगी, 30 मिनट्स का डाउट होगा। ठीक है, डाउट टीचर की मर्जी है, अगर टीचर चाहेगा तो 2 घंटा पढ़ा भी सकता है। ठीक है, लेकिन मेरे तो 1.5 घंटा से ज्यादा पढ़ाई होता नहीं, 1.5 घंटा मैक्सिमम पढ़ाई है, उससे ज्यादा पढ़ाई होता भी नहीं, तो नहीं पढ़ते हम लोग, 30 मिनट का डाउट करेंगे। इसके बाद में 12:30 to 1:30 तुम्हारा, ठीक है, नमाज के लिए और लंच के लिए छुट्टी। ठीक है, ये हो गया लंच। तुमने अपना टाइम टेबल देखा, नीचे में रिपीटर का 12th का बना है ना, तुम्हारा भी ऐसे ही रहेगा, तुम्हारा भी ऑनलाइन है इसलिए 1-1 घंटे का है,
लेकिन जो रिपीटर का या 12 का बना हुआ होगा वैसे ही तुम्हारा भी होगा। तो ये लंच के लिए मिल जाएगा। फ्राइडे को थोड़ा अलग टाइमिंग होगा, थोड़ा सा 8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और फिर होगा आपकी क्लास कितने बजे थे भाई? 1:30 to 3:30, ऐसे ही है ना? किसी ने देखा अपने ग्रुप में? ऐसे ही तो है ना? फिर से वही थर्ड सेशन होगा। रोजाना फिजिक्स की क्लास होगी, रोजाना केमिस्ट्री की क्लास होगी, और बायो में या एक दिन बॉटनी और एक दिन जूलॉजी होगी। ठीक है, ऐसे ही रहेगा क्लास, एकदम सेम जैसे कि आपके रिपीटर का चल रहा है वैसे ही। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ऐसे ही है। तो ये करना पड़ेगा क्योंकि हमारा तुम लोग में थोड़ा सा रिलैक्स मूड रहेगा, क्योंकि तुम लोग केवल 11th ही तो पढ़ना है, सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं। रिपीटर को पूरा 11th भी पढ़ना होता है, पूरा 12th भी पढ़ना होता है, और मार्च में अप्रैल में सिलेबस खत्म भी करना होता है। तो उनका थोड़ा फास्ट होता है, उनका थोड़ा फास्ट होता है। तुम्हारा स्लो रहेगा, आराम से चलेगा, मतलब बीच में थोड़ा आराम आराम से करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, हर सब्जेक्ट थोड़ा आराम से चलेगा, तो टेंशन वाली बात नहीं। मेन है तुम्हें समझने पे फोकस करना। क्लास में बच्चा रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा, क्लास में कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, जो क्लास में बताया जाएगा उसका बहुत 100% फोकस रहना है। ऐसा रहेगा अभी सो रहे शाम में रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग लेक्चर नहीं, रिकॉर्डेड फॉर्म में कहाँ है। दूसरा, कोई भी आपको मोबाइल या डिवाइस तो अलाउड नहीं है, भूल के में ही मत लाइएगा, जब्त हो जाएगा ना। तो भूल करके भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर के नहीं आना है। ठीक है, बाकी चीजें आपको पता चल जाएगा, फर्स्ट टाइम आ रहे हो हॉस्टल, ठीक है, मजे करोगे। चलिए, किसी बच्चे ने मुझे फोटो भी भेज दिया भाई कि यही हॉस्टल है क्या हमारा। एक मिनट देखता हूँ यार, एक मिनट, किसने भेजा भाई? दिस इज आवर हॉस्टल, देखना है। नहीं, तुम्हारा हॉस्टल तो एसबीआई में देख रहा हूँ, खुलेगा तब तो। नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है तुम्हारा हॉस्टल। चल, हाँ हाँ, ट्रिमर अलाउड, हाँ, बारदोली कॉलोनी में। ठीक है, नहीं नहीं, इसने गलत पिक्चर भेजा, वो पिक्चर नहीं। फिटनेस वॉच अलाउड है। स्टडी कहाँ होगा? मेनली जो स्टडी तुम्हारा होगा वो देखो, 8:30 से तो तुम 3:30 तो क्लासरूम में ही हो, 8:30 से 3:30 तो तुम क्लासरूम में ही हो, फिर चले जाओगे। फिर शाम में तुम्हें फिर से क्लासरूम में आना है, शाम में फिर से 3 से 4 घंटे के लिए फिर से क्लासरूम में आना है, रात 11 बजे तक, और इसी क्लासरूम में पढ़ाई करना है, क्योंकि हॉस्टल के अंदर रूम में पढ़ाई होता नहीं है, इसलिए वापस से तुम्हें क्लासरूम में बुलाया जाएगा और क्लासरूम के अंदर ही पढ़ाई होगी। हाँ, क्लासरूम में, यानी कि तुम्हें दिन भर क्लासरूम में ही रहना है, सुबह 8:30 से 3:30, फिर शाम में शायद 5 या 6 बजे से रात 8, 9, 10, 11 बजे तक आपको फिर से वहीं रहना पड़ेगा। घर में कैसे कांटेक्ट करेंगे? तो वहां पर वार्डन का मोबाइल होगा, ठीक है, टेलीफोन होगा, उससे हो जाएगा। ठीक है, वहां से हो जाएगा। अच्छा, डॉक्टर अली का लिंक दे दिया है, ठीक है। अरे हॉस्टल का फोटो आ जाएगा, टेंशन मत ले। 3 फ्लोर की हॉस्टल है, बड़ा सा हॉस्टल है, दिख जाएगा। इलेक्ट्रिक लैंप, और हाँ लेके आ सकते हो, वो सब ला, पढ़ाई वाला जो भी आइटम है ला सकते। मैं क्यों मारूंगा भाई? आप मारेंगे क्या? मैं ऐसा लगता हूँ क्या? सुपर 40 का भी मॉड्यूल मिलेगा, मिलेगा सुपर 40 का भी मॉड्यूल। एक रूम में 3 से 4 बच्चे रहते हो, एक रूम में 3 से 4 स्टूडेंट अलाउड हो, ठीक है, तो उसमें टेंशन नहीं। फ्रेशर पार्टी ये सब होगा, टेंशन मत लो। हाँ, बुक सेल्फ मेरे में से आ जाएगा, तुम्हें सारा चीज बताया जाएगा ग्रुप में, बुक सेल्फ लाने की जरूरत नहीं है, वहां मिल जाएगा।
वहां पर टेबल होगा ना, टेबल से हो जाए। ठीक है, तो चलो हम लोग फटाफट आज 100 क्वेश्चन का क्विज करके एंड करते हैं क्लास। ठीक है, मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, 20 से 25 मिनट में खत्म कर देंगे। चलो ठीक, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, चलो सबसे पहले, चलो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है फटाफट ना। फर्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस को सबसे पहली बार किसने देखा था? ठीक है, आंसर इज द रॉबर्ट ब्राउन। डेट बताइए रॉबर्ट ब्राउन, आंसर डेट बताइए, डेट 1831। किसने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर में कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हैं जिसे हम नेटवर्क कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं, जिसे हम लोग डाई डाल करके देख सकते हैं? तो आंसर इज द फ्लेमिंग, आंसर इज द फ्लेमिंग। कौन सा डाई यूज किया था? एसिडिक डाई, न्यूट्रल डाई, बेसिक डाई? कौन सा डाई यूज किया था? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? ना, आंसर बेसिक डाई यूज किया था, आंसर बेसिक डाई यूज किया था। चलो ठीक है, सेकेंड वन। ठीक है, ये बताइए जनरली सेल के अंदर में कितने न्यूक्लियस होते हैं? जनरली सेल के अंदर में कितने न्यूक्लियस होते हैं? जनरली एक सेल में कितने न्यूक्लियस होंगे? 1। ऐसा एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस है। ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जिसके एक सेल में 2 न्यूक्लियस हैं। पैरामीशियम, पैरामीशियम। चलो, हमारे अंदर में ऐसे सेल का नाम बताइए जो मल्टी न्यूक्लियट है। हमारे अंदर में ऐसे सेल का नाम बताइए जो मल्टी न्यूक्लियट है। मसल सेल। ऐसे 2 एग्जांपल और बताइए जो मल्टी न्यूक्लियट है, यानी 3 एग्जांपल मैंने आपको क्लास में करवाया था जो मल्टी न्यूक्लियट है। एक है मसल सेल, दूसरा है स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स, और तीसरा है फंजाई, फंजाई, फंजाई। ठीक है, मल्टी न्यूक्लियट होंगे। चलो, अब बताओ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कितने, आउटर में कितने कवरिंग लेयर है? सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेनलेस? जो न्यूक्लियस है उसके अंदर में कितने मेम्ब्रेन है? ठीक है, 2 मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर। बीच बीच में गैप है, इस गैप को क्या कहेंगे? बीच बीच में गैप है, इस गैप को क्या कहेंगे? ठीक है, इस गैप को कहेंगे, ध्यान से सुनना, जहां आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन से जुड़ गया, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन से जुड़ गया, आउटर इनर से जुड़ गया, तो बीच में पोर क्रिएट हो गया। आउटर इनर से जुटा, आउटर इनर से जुटा, बीच में गैप हो गया, न्यूक्लियर पोर। आउटर इनर से जुड़ गया, न्यूक्लियर पोर बन गए, आउटर इनर से जुड़ गया, न्यूक्लियर पोर बन गए। अब बताइए न्यूक्लियर पोर से जो ट्रांसपोर्ट होगा, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल? जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा? यूनिडायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल, यानी मूवमेंट अंदर से बाहर भी हो सकता है और बाहर से अंदर, यानी बाय डायरेक्शनल। अब बताइए आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप है, इस गैप का नाम क्या देंगे? आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप है, उस गैप का नाम क्या देंगे? आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप है उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहेंगे। क्या आप बच्चे लोग डायमीटर बता सकते हो, इसका साइज बता सकते हैं? एनसीईआरटी में मेंशन है, क्या आप लोग इसका डायमीटर साइज बता सकते हैं? एनसीईआरटी में मेंशन है पेरी न्यूक्लियर स्पेस का डायमीटर क्या होगा। ठीक है, क्लियर है? याद रखिएगा, जो एनसीईआरटी में दे रखा है वैसे ही याद रखना है आपको। ठीक है, अब बताइए जो आउटर मेम्ब्रेन है उससे जनरली एक स्ट्रक्चर अटैच है, कौन सा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ या स्मूथ? जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे एक न्यूक्लियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच है, रफ या स्मूथ? रफ है। अब बताइए आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी राइबोसोम अटैच्ड है, 70s या 80s? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी कुछ राइबोसोम अटैच होते हैं, 70s या 80s? आंसर 80s। जब बच्चा नया न्यूक्लियस बनता है तो नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन बनाता है? जब नया न्यूक्लियस बनता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कौन करता है? ये नीट के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो आंसर इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तैयार करेगा। चलिए, अंदर में जो फ्लूइड है उस फ्लूइड का नाम बताइए, अंदर में जो फ्लूइड है उस फ्लूइड का नाम बताइए, अंदर में जो फ्लूइड है उस फ्लूइड का नाम बताइए। आंसर इज द न्यूक्लियोप्लाज्म, आंसर इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर जो डीएनए है, इसके अंदर जो डीएनए है वो कुछ प्रोटीन से जुड़ा है, तो नाम पड़ा न्यूक्लियोप्रोटीन। डीएनए न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन से जुड़ा न्यूक्लियोप्रोटीन, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन से। अभी बच्चा इंटरफेज में है, डिवाइडिंग फेज में नहीं, इंटरफेज में है, नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर है, नाम बताइए इसका क्या नाम देंगे? इसका क्या नाम देंगे? ये क्या है? जो न्यूक्लियोप्रोटीन है
अभी वो कंडेंस नहीं है, वो नेटवर्क की तरह है, एक फाइबर नुमा स्ट्रक्चर है। तो न्यूक्लियोप्रोटीन एक फाइबर नुमा स्ट्रक्चर है, एक नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर है। इसका नाम क्या दीजिएगा? क्रोमैटिन। आंसर इज द क्रोमैटिन। ठीक है, अभी अनकॉइल्ड है, अनकंडेंस्ड। चलिए अब बताइए, यहां पर एक डेंस स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम बताइए। बॉल लाइक स्फेरिकल डेंस स्ट्रक्चर है, इसका नाम बताइए ना। न्यूक्लियस के अंदर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका नाम बताइए। आंसर इज द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियोलस वो जगह है, न्यूक्लियोलस वो जगह है जहां पर लगातार खूब सारा आरआरएनए बनते रहता है। न्यूक्लियोलस वो जगह है जहां पर ढेर सारे आरआरएनए बनते रहते हैं। ये बनाता नहीं है, आरआरएनए बनते रहते हैं, और वहां प्रोटीन जुड़ करके न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियोलस कितने मेम्ब्रेन से कवर्ड है? न्यूक्लियोलस कितने मेम्ब्रेन से कवर्ड है? आंसर मेम्ब्रेनलेस है। न्यूक्लियस के अंदर में कितने न्यूक्लियोलस का नंबर हो सकता है? न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोलस का नंबर कितना हो सकता है? आंसर, न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोलस का नंबर कितना हो सकता है? जनरली 1 होगा, लेकिन वेरी करता है, वेरी करता है। किस चीज पे नंबर डिपेंड करेगा? किस चीज पे नंबर डिपेंड करेगा? किस चीज पे नंबर डिपेंड करेगा? अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फंक्शन जितना ज्यादा करना पड़े। न्यूक्लियोलस का एक फंक्शन बताइए, न्यूक्लियोलस का एक फंक्शन बताइए, न्यूक्लियोलस का एक फंक्शन बताइए। दे विल फॉर्म द राइबोसोम सब यूनिट। राइबोसोम के जो पार्ट है 40s 60s यही बनाएगा, 40s 60s यही बनाएगा। चलिए ठीक है, अब बताइए ध्यान से, ध्यान से देखिए, एक में गड़बड़ हो जाता है। ये सेल है और ये बच्चा एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है तो नाम दे देंगे न्यूक्लियस है, एक है ना न्यूक्लियस। लेकिन कुछ ऐसे सेल है जहां एक से ज्यादा न्यूक्लियस होगा, प्लूरल होंगे, तो नाम दे देंगे बच्चा न्यूक्लियाई, NUCLEI, न्यूक्लियाई। बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, ध्यान से सुनना। अब बच्चा मैं बात कर रहा हूं, ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोलस एक है, न्यूक्लियोलस का नंबर एक है, न्यूक्लियोलस कहेंगे। लेकिन कभी कभी एक से ज्यादा हो जाएगा तो इसे हम लोग बच्चा कहेंगे न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई। तो देखो कंफ्यूजन हो गया ना, न्यूक्लियाई वर्ड को देखो और न्यूक्लियोलाई वर्ड को देखो, अच्छा अच्छा आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। फिर से सुनो, सेल के अंदर में एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो गया न्यूक्लियाई, और सेल के अंदर में नहीं बचा, न्यूक्लियस के अंदर में एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस हो गया तो नाम देंगे न्यूक्लियोलाई कहेंगे। न्यूक्लियोलाई, एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस का होना। सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस का होना न्यूक्लियाई। तो ये वर्ड मिलता होगा, तुम कंफ्यूज कर जाते हो। चलिए ठीक है, अब बताइए ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब सेल डिवाइड करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गए और उसकी जगह पे क्रोमैटिन बच्चा कंडेंस हो गया, कंडेंस हो गया और रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाया। बोलिए इसका नाम क्या है? बोलिए इसका नाम क्या है? जब सेल डिवाइड करता है उस दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गए, न्यूक्लियोप्लास्ट मिक्स हो गया और क्रोमैटिन जो थे कॉइल्ड हो गए, कंडेंस्ड हो गए और रॉड शेप का स्ट्रक्चर बनाया, क्रोमोसोम। अब बताइए एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड होते हैं? एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड होते हैं? 2 क्रोमैटिड होते हैं। एक क्रोमोसोम में कितने आर्म्स होते हैं? एक क्रोमोसोम में कितने आर्म्स होते हैं? आंसर 4 आर्म्स होते हैं। जो छोटा आर्म है, साइज में छोटा आर्म है, उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ये नीट का क्वेश्चन था। पी आर्म, पी छोटे वाले को पी आर्म कहेंगे। जो बड़ा आर्म है उसे क्या कहेंगे? जो बड़ा आर्म है उसे क्या कहेंगे? स्मॉल क्यू कहेंगे। जहां पर दोनों क्रोमैटिड आपस में जुड़ गए, इसे बताइए इस पार्ट को क्या कहेंगे? जहां पर दोनों क्रोमैटिड आपस में जुड़ गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, चिपक गया, क्या कहेंगे? सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेंट्रोमियर कहेंगे या तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहेंगे। अब बताइए इस सेंट्रोमियर के बाहर प्रोटीन के डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसका नाम बताइए। प्रोटीनेशियस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसका नाम बताइए। प्रोटीनेशियस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम बताइए। काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से कौन जाके बाइंड करेगा? काइनेटोकोर से जाके कौन बाइंड करेगा? आंसर स्पिंडल फाइबर। आंसर इज द स्पिंडल फाइबर। आंसर इज द स्पिंडल फाइबर। चलिए अब बताइए जो ये पार्ट क्या कहलाएगा? जो क्रोमैटिड है उसके इंड पार्ट को क्या कहते हैं? इंड को क्या कहते हैं?
टीलोमियर, आंसर इज द टीलोमियर, आंसर इज द टीलोमियर। अगर सेंट्रोमियर बीचों बीच लोकेटेड है, अगर सेंट्रोमियर बीचों बीच लोकेटेड है, दोनों आर्म इक्वल है, तो क्या कहलाएगा? सेंट्रोमियर बीचों बीच लोकेटेड है तो हम इसे क्या कहेंगे? मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर थोड़ा थोड़ा मिडिल से थोड़ा दूर है, मिडिल से थोड़ा दूर है, एक छोटा आर्म एक बड़ा आर्म, क्या कहलाएगा? सब मेटासेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर टुवर्ड द एंड है, टुवर्ड्स द एंड पे नहीं है, टुवर्ड द एंड है, नाम एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। और अगर एंड पे होगा तो क्या कहेंगे? अगर एंड पे होगा तो क्या कहेंगे? आंसर इज द टीलोसेंट्रिक, आंसर इज द टीलोसेंट्रिक। चलो याद हो गया। अब बताइए, हमारे अंदर कुछ ऐसे भी क्रोमोसोम है, प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी है। हमारे अंदर कुछ ऐसे भी क्रोमोसोम है जिसमें प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी है। उस स्पेशल क्रोमोसोम को क्या कहेंगे? स्पेशल क्रोमोसोम को क्या कहेंगे? सेट क्रोमोसोम, सेट क्रोमोसोम, उसमें सैटेलाइट पाया जाएगा। बताइए, क्या हमारे अंदर हर क्रोमोसोम क्या सैटेलाइट है? हर पेयर सैटेलाइट है क्या? नहीं। 13th पेयर, 14th, 15th, 21 और 22, ये 5 पेयर है जो बच्चा क्या करेगा? सैटेलाइट वाला होगा। और सैटेलाइट वाला है वो एक क्या बनाएगा? न्यूक्लियोलस बनाएगा, न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन करेगा। ये बच्चा न्यूक्लियस द एंड हो गया, आपको समझ में आ गया। चलिए हम लोग आप आ जाते सेल वॉल पे। चलिए बताइए, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर में सेल वॉल किस केमिकल का बना है? बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल किस केमिकल का बना है? बैक्टीरिया के अंदर में सेल वॉल किस केमिकल का बना है? म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल किस केमिकल का बना है? माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल किस केमिकल का बना है? सर सेल वॉल नहीं होता। फंगस में सेल वॉल किस चीज का बना है? फंगस में सेल वॉल किस चीज का बना है? सर चिटिन या काइटिन का, चिटिन और काइटिन का। चलिए अब बताइए, एनिमल में सेल वॉल किस केमिकल का बना है? एनिमल में सेल वॉल किस केमिकल का बना है? आंसर लड्डू, आंसर लड्डू, ठीक है। लड्डू मतलब 0, ठीक है। प्लांट में सेल वॉल के 4 कंपोनेंट है, मेनली तो सेलुलोज है। 4 कंपोनेंट का नाम बताइए, 4 कंपोनेंट का नाम बताइए। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन, ठीक है। अब बताइए, प्लांट के अंदर में सेल वॉल का मटेरियल कौन सा सेल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है? कौन बनाता है? प्लांट के अंदर में सेल वॉल का मटेरियल कौन बनाएगा? गोल्जी बॉडी। तो प्लांट में गोल्जी बॉडी का एक स्पेशल नाम है, प्लांट में गोल्जी बॉडी का स्पेशल नाम है डिक्टियोजोम, डिक्टियोजोम। एल्गी के सेल वॉल में, ये बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है, कुछ अलग एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी में सेल वॉल का कंपोजिशन में 4 चीजें हैं, बताइए। एल्गी के सेल वॉल में 4 तरह का कंपोजिशन, सेलुलोज तो होगा लेकिन हेमीसेलुलोज नहीं है ना, वहां है बच्चा गैलेक्टेंस, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट, एंड कैल्शियम कार्बोनेट। हो गया याद? चलिए, 2 सेल वॉल के बीच में कॉमन सीमेंटिंग लेयर कौन है? ये एक सेल है, ये एक सेल है। 2 प्लांट सेल के बीच में कॉमन सीमेंटिंग लेयर कौन है? किसी बच्चे को याद है ये कॉमन सीमेंटिंग लेयर? जो ग्लू का काम कर रहा है, दोनों को जोड़ करके रखने का काम कर रहा है। सर मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला। बताइए मिडिल लैमेला किस केमिकल का बना है? मिडिल लैमेला किस केमिकल का बना है? मिडिल लैमेला इज कंसिस्ट ऑफ विच केमिकल्स? कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। अगर दोनों ऑप्शन में है तो ज्यादा बेटर कौन है? अगर दोनों ऑप्शन में है तो मेनली किससे बना है? मेनली बना है कैल्शियम पेक्टेट से, मेनली बना है कैल्शियम पेक्टेट से। चलिए अब बताइए, कोई भी यंग सेल है, सबसे पहला जो सेल वॉल होगा ये है क्या भाई? ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बताइए सबसे पहला जो सेल वॉल है वो कौन सा सेल वॉल होगा? वो प्राइमरी होगा, वो बच्चा प्राइमरी होगा, प्राइमरी होगा, ठीक है। अब जब मैच्योरिटी आएगी, एनसीईआरटी में क्या लिखा है? जब मैच्योरिटी आएगी तो प्राइमरी डिमिनिश्ड होने लगेगा, टूटने लगेगा, और धीरे धीरे टूटने लगा और अंदर की तरफ में सेकेंडरी वॉल बनेगा, सेकेंडरी वॉल बनेगा। अब बताइए, सेकेंडरी सिंगल लेयर्ड होगा, मल्टी लेयर्ड होगा? सेकेंडरी लेयर सिंगल लेयर्ड होगा, मल्टी लेयर्ड होगा? सेकेंडरी सिंगल लेयर्ड होगा, मल्टी लेयर्ड होगा ना, S1, S2, S3। अब बताइए क्या बच्चा टर्शरी हर सेल वॉल में पाया जाता है? क्या टर्शरी हर सेल वॉल में पाया जाता है? तो कौन सा सेल वॉल हर सेल वॉल में पाया जाएगा? कौन सा लेयर हर सेल वॉल में पाया जाएगा? तो वो है बच्चा लोग प्राइमरी, प्राइमरी हर जगह पाया जाएगा, इसलिए ये यूनिवर्सल लेयर कहलाएगा, इसलिए ये यूनिवर्सल लेयर कहलाएगा, ठीक है। ये हर जगह पाया जाएगा।
चलिए ठीक है, यहां तक कर लोगे। अब बताओ यहां पास जैसे कि सेल वॉल किससे बना है, जैसे तुम्हारे घर में ना ये मैंने बना दिया, सेलुलोज का माइक्रोफाइब्रिल बना दिया, और बीच बीच में हमने क्या कर दिया, उसमें मैट्रिक्स डाल दिया, हो गया सेल वॉल का फॉर्मेशन, हो गया सेल वॉल का फॉर्मेशन। तो पहले ढांचा बना दीजिए, स्केलेटन बना दीजिए, वो माइक्रोफाइब्रिल का बन गया, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल का, अंदर में पेक्टिन, ठीक है, और हेमिसेलुलोज, और क्या प्रोटीन, उसका मैट्रिक्स बना दीजिए, हो गया सेल वॉल कंप्लीट। चलिए अब हम लोग आगे चले, माइक्रो बॉडीज कितने तरह के, फटाफट बताओ माइक्रो बॉडीज कितने तरह के। माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब छोटा, एंजाइम से भरे हुए स्ट्रक्चर होंगे। माइक्रो बॉडीज कितने तरह के, तीनों का नाम बताइए, तीनों का नाम बताइए माइक्रो बॉडीज, ठीक है, तीनों का नाम बताइए, बोलिए कौन कौन है। माइक्रो बॉडीज बोल रहा तो माइक्रोट्यूब्यूल इंटरमीडिएट फिलामेंट बोल रहे थे भाई, परऑक्सीजोम ग्लाइऑक्सीजोम स्पेरोसोम, परऑक्सीजोम ग्लाइऑक्सीजोम स्पेरोसोम, परऑक्सीजोम ग्लाइऑक्सीजोम स्पेरोसोम। चलो बताओ फोटो रेस्पिरेशन कौन सा सेल ऑर्गेनेल करेगा, फोटो रेस्पिरेशन कौन सा सेल ऑर्गेनेल करेगा, परऑक्सीजोम। कौन है जो फैट्स को तोड़ करके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेगा, फैट्स को कार्बोहाइड्रेट में, ग्लाइकोलेट साइकिल चलाएगा, ग्लाइऑक्सीजोम। कौन है जो लिपिड को स्टोर करके रखेगा, कौन है जो लिपिड को स्टोर करके रखेगा, लिपिड को स्टोर करने वाला स्पेरोजोम। चलिए स्पेरोजोम। परऑक्साइड को कौन बनाएगा और तोड़ेगा, परऑक्साइड मेटाबॉलिज्म कौन करेगा, परऑक्साइड को बनाने वाला और तोड़ने वाला कौन है, ठीक है, परऑक्सीजोम। खत्म। अब चलो आगे चलते हैं। चलिए ये बताइए साइटोस्केलेटन क्या है भाई, सेल के अंदर में कुछ फिलामेंटस प्रोटीन से बने स्ट्रक्चर है जिसे साइटोस्केलेटन कहते हैं। बताइए इस प्रोटीनेशियस फिलामेंटस में 3 तरह के प्रोटीन है, नाम बताइए। साइटोस्केलेटन में 3 तरह के प्रोटीनेशियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उन तीनों का नाम बताइए। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। हो गया, चलो क्लियर है। अब चलो ध्यान से बताओ, ध्यान से बताओ, ये साइटोस्केलेटन 3 तरह का काम करेगा। साइटोस्केलेटन के 3 मेन फंक्शन है, साइटोस्केलेटन के 3 मेन फंक्शन है, ठीक है। साइटोस्केलेटन के मेन 3 फंक्शन है, सेल को शेप देना, मोटिलिटी, मोटिलिटी मूवमेंट में, और दूसरा मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, ठीक है, यानी कि सपोर्ट करके रखना। चलिए ठीक है, हो गया। अब बताइए जो एक सेल ऑर्गेनेल है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल ये बताइए वो कितने मेम्ब्रेन से कवर्ड है, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेनलेस। जो सेंट्रियोल नाम का स्ट्रक्चर है वो कैसा सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, आंसर मेम्ब्रेनलेस है। अब बताओ ध्यान से, ये सेंट्रियोल कहां पाया जाएगा, प्लांट में, एनिमल में, बोथ, नन। सेंट्रियोल नाम का स्ट्रक्चर कहां पाया जाएगा, प्लांट, एनिमल, बोथ, नन। आंसर केवल प्लांट में और लोअर, एनिमल में और लोअर प्लांट, एनिमल में और लोअर प्लांट, ठीक है, मेन प्लांट में नहीं पाया जाता। अब बताइए सेंट्रियोल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ध्यान से सुनना, सेंट्रियोल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। दूसरा सेंट्रियोल किस डायरेक्शन में होगा, दूसरा सेंट्रियोल एक दूसरे के किस डायरेक्शन में होंगे, 2 सेंट्रियोल है, पेयर ऑफ सेंट्रियोल, आपस में किस डायरेक्शन में होगा, आंसर परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, आंसर परपेंडिकुलर एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे, पेयर ऑफ सेंट्रियोल बन गया। अब एमोर्फस फ्लूइड डाल दिया, एमोर्फस फ्लूइड डाल दिया, सेमी सॉलिड फ्लूइड डाल दिया। चलिए बताइए अब स्ट्रक्चर का नाम क्या पड़ा, पेयर ऑफ सेंट्रियोल प्लस फ्लूइड, नाम बताइए। पेयर ऑफ सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम। सेंट्रियोल को काटिएगा कैसा अंदर से दिखेगा, सेंट्रियोल को काटिए अंदर से कैसा दिखेगा, काट व्हील लाइक स्ट्रक्चर, बैलगाड़ी के चक्के की तरह, काट व्हील लाइक स्ट्रक्चर, बैलगाड़ी के चक्के की तरह। सेंट्रियोल जो अंदर में काट व्हील की तरह स्ट्रक्चर दिखा, अरेंजमेंट बोलिए 9+0 या 9+2, या नहीं मालूम, 9+0 या 9+2, जल्दी बोलिए आंसर 9+0। चलिए मैंने आपको बताया था सेंट्रियोल के 2 काम मेनली है, बताइए एनसीईआरटी में भी गिवन है, सेंट्रियोल के 2 मेन काम क्या है, 2 काम बताइए। एक तो काम है सीलिया और फ्लैजेला का बेसल बॉडी तैयार करेगा, सीलिया और फ्लैजेला का बेसल बॉडी तैयार करेगा। दूसरा जब सेल डिवाइड करेगा स्पिंडल फाइबर को अरेंज करेगा, जो स्पिंडल फाइबर है उनको अरेंज करने का काम है। तो ये 2 काम आपके एनसीईआरटी में मेंशन है।
चलिए बताइए, सिलिया और फ्लैजला में छोटा कौन है? सिलिया और फ्लैजला में छोटा कौन है? फटाफट, सिलिया और फ्लैजला में छोटा कौन है? सिलिया। नंबर किसका ज्यादा है, सिलिया का या फ्लैजला का? नंबर किसका ज्यादा है, सिलिया का या फ्लैजला का? ठीक है, सिलिया का। ठीक है, अब बताइए सिलिया के 4 फंक्शन क्या है? सिलिया के 4 फंक्शन क्या है? ठीक है, सिलिया के 4 फंक्शन, मूवमेंट में बता दिया, मूवमेंट मैंने बता दिया। दूसरा भी फंक्शन था फूड को पकड़ने में, फूड कैप्चरिंग में, सेंसेशन में, टॉक्सिक चीजें भगाने में, और अटैचमेंट में, और अटैचमेंट में। ठीक है, अब बताइए और लाइक मूवमेंट किसमें होगा? चप्पू की तरह मूवमेंट किसमें होगा? और लाइक मूवमेंट किसमें होगा, सिलिया या फ्लैजला? और फ्लैजला का मूवमेंट जो होगा वेब लाइक, चाबुक के तरह। चाबुक चलाया ना, चाबुक चलाया, कैसे भागता है वैसे चाबुक के तरह कौन करेगा? कोऑर्डिनेशन मूवमेंट किसमें होगा? एक साथ अप, एक साथ डाउन, एक साथ अप, एक साथ डाउन। कोऑर्डिनेशन मूवमेंट किसमें होगा? सिलिया। अब बताओ बैक्टीरिया में भी फ्लैजला है, वो किस प्रोटीन से बना है? बैक्टीरिया का जो फ्लैजला है वो किस प्रोटीन से बना है? बैक्टीरिया का फ्लैजला फ्लैजिलिन से। और यूकैरियोट का फ्लैजला किससे बना है? यूकैरियोट्स का फ्लैजला किससे बना है? ट्यूब्यूलिन से। अब बताओ बैक्टीरिया के फ्लैजला में 9+0 अरेंजमेंट होगा, 9+2 होगा, कैसा अरेंजमेंट होगा? बैक्टीरिया के फ्लैजला में कैसा अरेंजमेंट होगा? तो बोले सर लड्डू वो सब कुछ नहीं होता, बैक्टीरिया में फ्लैजला है ही नहीं। बैक्टीरिया में जो फ्लैजला उसमें ट्यूब्यूलिन है ही नहीं। तो ट्यूब्यूलिन है ही नहीं, ट्यूब्यूलिन है ही नहीं, तो वहां अरेंजमेंट क्यों होगा? ध्यान से सुनो मेरी तरफ, प्रोकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन होता ही नहीं है, माइक्रोट्यूब्यूल होगा ही नहीं, तो काहे का अरेंजमेंट? काहे का अरेंजमेंट? वहां कुछ 4+4 अरेंजमेंट होते हैं, एकदम स्मार्ट आंसर। अब बताइए बैक्टीरिया का फ्लैजला 3 पार्ट से बना है। हो क्लास इंड होगा, फिर हम लोग इंड कर देंगे, 100 क्वेश्चन हो चुका है, 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, फिर हम लोग इंड कर देंगे। चलिए, हुक, फिलामेंट, बेसल बॉडी। हमारा फ्लैजला कैसा बना है? यूकैरियोट का फ्लैजला में 2 पार्ट है, बोलो कौन कौन? बेसल बॉडी और एक्सोनीम, बेसल बॉडी और एक्सोनीम। चलिए हो गया, खत्म खत्म खत्म। अच्छा बताओ बेसल बॉडी का अरेंजमेंट कैसा होगा? बेसल बॉडी का अरेंजमेंट कैसा होगा? 9+0, खत्म हो गया, 100 क्वेश्चन कवर हो गया। अगले क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द क्लास एंड। अगले क्लास में बायोलॉजिकल क्लास स्टार्ट करेंगे। ग्रुप में मैसेज देख लेते हैं, अगर आ गया कि 2-3 दिनों में खुलना है तो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। फिर से ज्वाइन नहीं करना है, फिर से ज्वाइन नहीं करना है। हो गया 100 क्वेश्चन पूरा हो गया, द एंड, द एंड। चलो ठीक है, ठीक है, द एंड हो गया।